ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो बातें किया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन की जो बातें कर रहा है इसी की मेन बातें किया गया है। वेद लिख रहा है कि ABCD क्या है कि स्क्वायर है जिसका साइड दिया है 10 सेंटीमीटर और सेमी सर्कुलर एज शोन इन फिगर ईच ऑफ साइड, इसका डायमीटर या जो भी वैल्यू दिया है कि ये सेमी सर्कुलर पोर्शन जो एक बन रहा है उसका साइड जो है एज ए डायमीटर की तरह है। ये ओवरऑल इसका मीनिंग और पूछने का एक अपना अलग तरीका है। इस क्वेश्चन पे हम लोग आए तो इसमें एक डायग्राम और भी है, ये रहा नीचे वाला, ये बस इस डायग्राम को हमने इसलिए यहाँ पर कॉपी किया है कि इसका थोड़ा सा हमें हेल्प मिल जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, ये इसकी थोड़ी सी एक हमें आइडिया मिलेगी इस क्वेश्चन से कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट, इस सौरभ, अच्छा चलिए ठीक है। ठीक है, इस डायग्राम से हमें सोचना क्या है कि ये जो अभी डायग्राम हमने यहाँ कट करके जो ले करके आए हैं, ये डायग्राम भी इसमें कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। ठीक है, और वो कहाँ है कि जैसे एक पोर्शन की हम लोग बात करें कि ये कंप्लीट रीजन एक इधर है और ये दूसरा कंप्लीट रीजन इधर है। यदि कंप्लीट इसको हम एक कलर से कर दें तो जो ये कलर पार्ट है ये फर्स्ट वाला और ये जो सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला पोर्शन यहाँ है और सेकेंड वाला पोर्शन यहाँ है। यानी ये दोनों अनकलर पार्ट का यदि एरिया निकालना होगा 1 एंड 2 का, तो कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों सर्कल सेमी सर्कल के एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाला कलर पार्ट और सेकेंड वाला कलर पार्ट हमें निकल जाएगा। गेन एक बार फिर इसी चीज को यदि हम रिपीट करें यहाँ पर, और इस डायग्राम को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया ऐसे, इस बार अब कहानी कैसी बनेगी कि लेट्स इस पोर्शन को हमने टोटल कलर कर दिया या व्हाइट कर दिया और इसको भी टोटल व्हाइट कर दिया। वो वाला पोर्शन क्या है, ये जो ब्लैक किया गया है ये दोनों पोर्शन हो गया, तो ये पोर्शन जो बच जाएगा फोर्थ हो जाएगा और ये वाला जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। यानी जैसे इसको हमने फर्स्ट और सेकंड बोला था, ये उस तरह से ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ। ये थर्ड एंड फोर्थ जो दोनों कलर पार्ट है, ये थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला, सेकेंड और फोर्थ जो भी इसका नाम दिया है, इन दोनों की बात करें तो इसका भी एरिया अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों ही सेमी सर्कल के एरिया को हमने कर दिया है यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो फर्स्ट भी निकल गया, सेकंड भी निकल गया, थर्ड भी निकल गया, थर्ड भी निकल गया, फोर्थ भी निकल गया। अब क्या करना है कि एक स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से इन चारों पोर्शन को हमने कर दिया है माइनस। जैसे इस पोर्शन को यदि हम लोग यहाँ से हटा दें तो ये फर्स्ट वाला व्हाइट और इसको हमने बोला था नाम सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों यहाँ से निकाल दिए, कंप्लीट स्क्वायर में से इन दोनों पोर्शन को माइनस कर देंगे सेमी सर्कल, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड निकल जाएगा। फिर इसको हमने बोल दिया है थर्ड और इसको बोल दिया है फोर्थ, इसका एरिया हमने यहाँ से निकाल दिया है। ये कंप्लीट स्क्वायर में से थर्ड एंड फोर्थ का एरिया निकालना था तो दो सेमी सर्कल को माइनस कर दिए। और जब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चारों व्हाइट वाला रीजन का एरिया निकल गया है, अब इन चारों एरिया निकल गया तो ये फ्लोर जो बेड बना हुआ है इन चार फ्लोर का निकालने का, स्क्वायर के एरिया में से इन चारों एरिया को फाइंड आउट करने के लिए ये जो चार जो व्हाइट वाला एरिया था जो हमने दो बार में इसको कैलकुलेट किया है, टोटल में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको हम यूज करेंगे तो इसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, यानी इसमें हम लोग दो तीन अलग अलग स्टेप्स का यूज करना है इस टोटल एरिया को फाइंड आउट करने में। अब इसको यदि हम सिंपल भाषा में लिख दें थोड़ा सा, इसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं या कर सकते हैं इजी वे में, तो मैं भी हो सकता है थोड़ा सा और जल्दी एक बार समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि फो फिगर 1, इसको हमने फिगर नंबर 1 बोल दिया और इसको फिगर नंबर हमने नाम दे दिया है 2। अयान तुम्हारा क्या है, अच्छा ये कुछ दो क्वेश्चंस तुम भी शेयर किए हो, ठीक है।
एक ये एपी का क्वेश्चन है, 2 वाटर टैप, ये ठीक है, दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक है, इन दोनों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो फिगर 1 का यदि एरिया निकालना होगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 एंड 2, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 प्लस 2, इसको हमने नाम ऐसे कुछ बोल दिया, इक्वल टू स्क्वायर का एरिया माइनस सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोल दें, या एरिया ऑफ सर्कल, दो सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल ही बनेगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है यहाँ तक, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर की मीनिंग क्या, साइड इंटू साइड, जिसमें साइड का वैल्यू दिया है 10, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, यानी ये हो जाएगा 100 माइनस पाई का वैल्यू लेट्स हमने पुट कर दिया 3.14, और आर का वैल्यू कितना है, टोटल ये दिया हुआ है 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ, यानी 5 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 100 माइनस 3.14 इंटू 25। अब 3.14 को 25 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, 3.14 इंटू 25 तो आ गया 78.5, यानी ये हो जाएगा 100 माइनस 78.5, यानी जो आ गया माइनस इसमें कर दिया हमने 100 माइनस 21.5 आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट एंड सेकेंड का हमने निकाला। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ की बात यदि हम लोग करते हैं, इसको यदि हमने नाम बोल दिया है कि ये फोर्थ हो गया और ये थर्ड हो गया, तो सेम वही काम था, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो इसको लिख सकते हैं कि सिमिलरली एरिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, इक्वल टू फिर से वही लिख देते हैं कि 21.5, सेम यही प्रोसेस, यही तरीका अप्लाई करना। नाउ एरिया ऑफ कलर या शेडेड रीजन, नाउ एरिया ऑफ कलर रीजन, शेडेड रीजन, अब शेडेड रीजन का एरिया निकालना होता है, हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब इस एरिया को निकालने के लिए सिंपल एक ही फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमें माइनस कर देना है इन चार रीजन को, एरिया ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन चारों का एरिया माइनस कर देना, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का एरिया कितना है, 21.5 प्लस 21.5, यानी हो जाएगा 100 माइनस 21 दोनों 42, 43 आ गया, यानी आ जाएगा कितना 57, इस सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर। तो ये सब कुछ मेथड, तरीका, टेक्निक है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से बाकी पोर्शन का और शेडेड रीजन का और ये सभी चीजों का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ताकि उसको एक प्रॉपर और सही तरीके से हर एक वैल्यू को हम इवेल्युएट कर सकें। एक दो बार ये पूछा हुआ है, लेकिन सिलेबस, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें ये लिख रहा है कि हम शेडेड रीजन और इसकी एरिया नहीं पूछेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड में फिर भी इसको एक दो बार पूछ लिया करता है, तो इसको भी कहीं ना कहीं जरूर हमें प्रैक्टिस कर लेना है, इसको जरूर दिमाग में रखना है कि किस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको एक बार और हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जिनको थोड़ा बहुत डाउट्स बना होगा वो लोग भी एक बार देख लीजिएगा फिर से। इस क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे जरूरी जो काम है या चीज है जिसको हमें बार बार ध्यान में रखना होगा, और सिंपल सी पॉइंट्स इतना ही है कि कोई भी एक सर्कुलर जो रीजन है, जैसे ये जो स्क्वायर के अंदर में जो भी ये शेडेड रीजन जो दिया हुआ है, हमें ये ध्यान देना है कि ये पैटर्न्स बनाया कैसे गया होगा। तो इसको बनाते समय हमने ये दो डायग्राम को यहाँ से कट आउट किया, एक तो ये, जैसे ये ए से लेकर के डी वाला रीजन और बी से लेकर सी वाला रीजन, हमने ए और बी वाले को सोचा ही नहीं, बस ए से बी से सी और ए से डी वाला, बस इन दो लाइन को हमने फॉलो किया। इन दो लाइन को, जब इन दो लाइन को फॉलो किया तो ये हमें दिखाई दिया कि ये चार केवल अनशेडेड रीजन का एरिया हमें टोटल में से निकाल दिया जाए तो बाकी काम चल जाएगा।
तो इन चारों का एरिया हमने निकालने के बारे में पहले सोचा, तो 4 में से हमें 2 का एरिया तो यहाँ डायरेक्टली दिखने लगा। करें क्या, स्क्वायर के एरिया में से ये 2 सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देना था, हमें फर्स्ट और सेकंड का एरिया निकल जाता। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल के एरिया को यहाँ से गायब कर दिया हमने। ठीक है, तो ये निकल गया फर्स्ट पॉइंट। जब नेक्स्ट पर आए, ए का बी के साथ और सी का डी के साथ भी हमने फिर से जोड़ा, तो हमें थर्ड एंड फोर्थ वाला दोनों वाइट रीजन का एरिया निकल गया, शेडेड रीजन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये दोनों मेन डायग्राम को अलग से हमने ये 2 रीजन कट करके पहले तो बाहर निकाला और दोनों का एरिया निकाल दिया। 21.5 दोनों का सेम ही आ रहा था, एक का निकाल के सिमिलरली हमने लिख दिया। चाहे तो दोनों का कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या आया मेन क्वेश्चन, कि जिसका हमें एरिया पूछ रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो टोटल फिर से वही कहानी का स्क्वायर के एरिया में से इन चारों पोर्शन का एरिया हमें कर देना है माइनस, जो भी 4 ये व्हाइट रीजन हमें दिख रहा है। ठीक है, चारों को माइनस कर दिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस दोनों का 4 पोर्शन का एरिया तो हमने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ था, उन चारों को ला करके यहाँ पर माइनस कर दिए। ठीक था ये। आई होप कि इसमें चीजें क्लियरिटी समझ में आई होंगी कि किस तरीके से छोटी छोटी पॉइंट्स को हम लोग ध्यान दे रहे हैं और इसको रख रहे हैं दिमाग में। बिल्कुल। और अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, और भी इसमें किसी कुछ डाउट्स है होगा तो बिल्कुल एक बार बता देना है, अदरवाइज अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पर। ये अयान तुम भी 1-2 क्वेश्चन शेयर किए थे, इसमें से ये एक सिमिलर क्वेश्चन, पता नहीं है इतनी मस्त स्माइली क्यों है जी यहाँ पर। चलिए ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ हम रख देते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है पहले उसकी हम लोग बात करते हैं। दिया हुआ है कि रेशियो लेना है, सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ 2AP इज, ये दिया हुआ है। बोला कि 2 अलग अलग AP है, 2 सीक्वेंस अलग अलग है, तो 2 सीक्वेंस डिफरेंट कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ही सीक्वेंस एक दूसरे के अलग है। डायरेक्ट 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल नहीं, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से 4 सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे तो स्क्वायर से सेमी सर्कल का एरिया ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कौन है, विश्वास, पता नहीं। चलिए ठीक है, इस पर कंफ्यूज नहीं करना है। ये कभी कभी आता है दिमाग में कि क्यों हम एक ही बार के चारों को नहीं निकाल सकते एक ही बार में। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स में भी हो सकता है, या ये सब दिमाग में बड़ा जल्दी काम कर देगा। अच्छा काम करते हैं कि हम लोग स्क्वायर के एरिया में से 4 सेमी सर्कल ही माइनस कर देते हैं। 4 सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, नहीं 2 सर्कल को माइनस कर देंगे। 2 सर्कल को माइनस कर देंगे तो ये जो साइडेड रीजन होता है वो भी साथ में माइनस हो जाता है, तो आंसर ही नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने में हमें ध्यान यही रखना है कि एपी या सीक्वेंस अलग कब होता है, जब उसका ए एंड डी का वैल्यू अलग हो। तो हमने मान लिया कि लेट 2AP कैसा है, इसको हम लोग बोल देते हैं ए, इसको ऐसे लिख देते हैं कि 2AP है फर्स्ट टर्म, ए एंड बी एंड कॉमन डिफरेंस, यानी जो डी का वैल्यू होगा उसको हमने मान लिया है कि सी मान लेते हैं, पी क्यू तो ले नहीं सकते हैं, लेट सी एंड डी बोल देते हैं। जो ए था उसका कॉमन डिफरेंस सी है और जो बी है उसका कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, ये 2AP हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये लिख रहा है कि सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म, यानी एस एन पहले वाले एपी का डिवाइडेड में एस एन जो है दूसरे वाले एपी का, इन दोनों का जो रेशियो दिया है 7n+1 और 4n+27, ये दिया हुआ है। एस एन का फॉर्मूला हम लोग सिंपल पढ़े हैं,
अच्छा, ये एक वर्ड लिखा है कि nth टर्म ही लेना, यानी दोनों में n का वैल्यू जो है क्या है, इक्वल है, सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इट मीन्स फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि n/2 2a प्लस n-1, और पहले वाले का a का d का वैल्यू क्या लिया हम लोग, c, डिवाइडेड में फिर से वही n/2 इंटू 2b प्लस n-1, और c की जगह यहाँ हमें यूज करना है d, इक्वल टू ये हो जाएगा 7n+1 बाई 4n+27। अब इसमें कुछ कट रहा होगा, ठीक है, क्या क्या कट रहा है, n/2, इसको आप लिख सकते हैं कि 2a प्लस n-1 c डिवाइडेड में 2b प्लस n-1 d इक्वल टू ये आ जाएगा 7n+1 और डिवाइडेड में 4n+27। ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 2 से ना 2 कटेगा, ना n-1 से ये कटेगा, ना इधर भी कुछ कटेगा। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दिए। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म पूछ रहा है, यानी कि नाइन्थ टर्म कहने का मीनिंग a9 पहले वाले का डिवाइडेड में a9 जो होगा दूसरे वाले का, और a9 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 8, और इसका d का वैल्यू हमें क्या लेना था, c डिवाइडेड में b प्लस 8c। अब हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, a प्लस 8c b प्लस 8c, लेकिन इधर a की जगह ये 2a और 2b दिख रहा है, यहाँ तो हमें ए दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से कर दें तो इसके नजदीक हम पहुंच जाएंगे। a प्लस 8c है, यहाँ 2a प्लस समथिंग इंटू c है, दोनों में कुछ तो सिमिलरिटी है ही, बस डिफरेंसेस यही है कि यहाँ a है, यहाँ 2a है। तो मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2 यहाँ कर देते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 16c डिवाइडेड में 2b प्लस 16c, कुछ तो दोनों में सिमिलरिटी हमें मिला कि 2a प्लस 16c। अब ये इससे कुछ ना कुछ मैच करना शुरू हो चुका है, यहाँ 2a वाला 2a से तो मैच कर रहा है, 2a के बराबर हो गया, बस यहाँ n-1 इंटू c लिखा हुआ और यहाँ 16c लिखा है, तो n की जगह यहाँ ऐसा कौन सा वैल्यू पुट कर दें कि 16 के बराबर हो जाए, 17 रखना पड़ेगा, नहीं फिर वही कहानी कि इधर भी 17 रख देंगे। तो जब n का वैल्यू यहाँ हम 17 रखेंगे तो इधर भी कितना पुट करना होगा, हमें 17 ही पुट करना होगा, यानी पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। n का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर दें, 16, पुट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1, यहाँ सब लोग लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हमें ये मिल गया कि n का वैल्यू हमें कितना पुट करना होगा, 17। कॉमन सी बात थी कि n का वैल्यू यहाँ 16 था, यहाँ n-1 है, तो n की जगह 17 रखेंगे तभी तो ये दोनों इक्वल होगा। अब n का वैल्यू जैसे ही हमें 17 मिला, एक चीज हमें क्लियर हो गया दिमाग में, क्या कि पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, अब 1 में n की जगह 17 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 17-1 c डिवाइडेड में 2a प्लस 17-1c इक्वल टू इधर भी 17, तो 7 इंटू 17+1 डिवाइडेड में 4 इंटू 17+27। अब ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 16c बाई, सर इधर b था जी, ये b है, ये 2b प्लस ये, यहाँ भी हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये डी था, यहाँ डी नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ये 16d इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा इसके भी एक कुछ न कुछ एक लिमिटेड वैल्यूज हमें मिल जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं जल्दी से, ये आ जाएगा 7 इंटू 17
199 प्लस 1 यानी ओवरऑल आ जाएगा 120 और नीचे वाला जाएगा 17 इंटू 4 ये 68 आ गया और इसमें हमें ऐड कर देना है 27 ये आ गया 95। ठीक है, ये कट सकता है किससे, ये 5 से यदि हम लोग कटा दें तो 5 इंटू 2 10 5 4 24 ये 5 से कट जाएगा कितना 5 1 5 5 9 45 ये 24/19 आ गया। अब इन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा, इसमें 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, ये a प्लस 8c हो जाएगा और डिवाइडर में इधर भी 2 कॉमन निकालेंगे तो b प्लस 8d आ जाएगा इक्वल टू 24/90। ये 2 से 2 कट गया यानी ये जो फाइनली अब हमें बचा a प्लस 8c डिवाइडेड में b प्लस 8d इक्वल टू 24/90 और यही वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करना था। यानी कुछ क्वेश्चंस को कुछ आंसर से या कुछ आंसर को कुछ क्वेश्चन से दोनों को मिला करके और फिर जा करके हम लोग इसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश किए हैं। यानी डायरेक्टली एक लाइन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके और डायरेक्टली आंसर तक नहीं पहुंचे, क्वेश्चन को एक बार बीच में हमने ड्रॉप किया, फिर उसके आंसर्स के बारे में थोड़ा सोचा, फिर इसको इससे मैच कराया, फिर यहाँ से हमें एन वैल्यू मिला, फिर उसी एन वैल्यू को फिर वहाँ बीच में जहाँ ड्रॉप किए थे फिर वहाँ पे लाके पुट किए तो हमें फाइनल मिला। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इधर उधर मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से अलग है, बट हाँ इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होगा कि कोई भी एक टर्म्स का और सीक्वेंस का इसको सॉल्व करना, या फिर हमें 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म कहीं दे दिया रहेगा तो उसको एज्यूम कैसे करते हैं। जिस दिन एपी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे अभी 2 दिन पहले, उस दिन भी इसकी बातें हम लोग किए थे, तो उसको भी कहीं ना कहीं जरूर दिमाग में 17 कैसे आया, यस उसी की तो हम बार बार बातें कर रहे हैं कि जैसे यहाँ n-1 इंटू सी दिया हुआ है, मेन हम यही की बातें कर देते हैं, 17 पर चर्चा कर लेते हैं कितना कैसे आया होगा। जैसे 2a प्लस n-1 इंटू सी है और यहाँ a प्लस 8c था, तो a है और यहाँ 2a है, इन दोनों को एक बार हम लोग मैच कराते हैं। आप सभी को मैकेनिकल क्या है, ठीक है ठीक है, तो ये 2a है और यहाँ पर a है, तो इस a को 2a हम कैसे बना सकते हैं, तो इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2a प्लस 8c 16c 2b प्लस 16d हो गया, ये एक सिंपल सा हमें वैल्यू मिल गया। नहीं, अब इन दोनों को जैसे हमने कंपेयर किया, इन दोनों को, ये 2a वाला तो 2a के बराबर था ही, लेकिन इधर 16c है और हमें यहाँ पर कितना है n-1c, n का वैल्यू यहाँ ऐसा क्या पुट कर दें कि 16c के बराबर हो जाए, क्योंकि 2a वाला 2a के बराबर हो गया, 2b वाला 2b के बराबर हो गया, बस ये n वाला ही केवल मैच नहीं कर रहा है, c और d भी ऑलरेडी मैचेज ही है, तो c की जगह ये 16 है और इधर n-1 यानी n-1 जो है किसके बराबर होना चाहिए 16 के, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 17। इसको हम लोग चाहते तो थोड़ा सा अलग अंदाज में भी लिख सकते थे, n-1 इक्वल टू 16, इसलिए n इक्वल टू 16 प्लस 1 यानी ये आ जाएगा 17। ठीक है, ये मिल गया हमें वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू आ गया 17। अब फिर यही n का वैल्यू उठा करके हमने इस इक्वेशन में रख दिया तो हमें मिल गया है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसको भी कहीं ना कहीं जरूर आप अपने दिमाग में रखिएगा ताकि इसको भी सही तरीके से और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकें। एक क्वेश्चन इसमें और भी था, ये वाटर टैप और वाटर फिलिंग वाला जो है, ये चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे भी हो सकता है कि बेसिक स्टैंडर्ड, बेसिक में अगर ना भी पूछे तो स्टैंडर्ड में भी हो सकता है पूछा जा सकता है। ये चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ना है और 4th में भी पढ़ना है, लेकिन 3rd चैप्टर के अकॉर्डिंग ये सिलेबस से हट गया है, हमें केवल पढ़ना है अकॉर्डिंग टू 4th चैप्टर। ठीक है, इसको भी कहीं ना कहीं जरूर आप ध्यान में रखिएगा किस तरीके से इसको देखना है, समझना है, जानना है, ताकि उसको हम लोग सही सॉल्व कर सकें। अब आते हैं इसमें, बोला कि 2 वाटर टैप है, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 hours 36 मिनट। बोला कि 2 वाटर का टैप है, दोनों को हमने चालू किया तो दोनों मिल करके 9 hour 36 मिनट में पूरा का पूरा भर दिया। अब समस्या कहाँ है इसमें कि आवर्स और मिनट दोनों दे दिया, तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो 9 hours 36 मिनट का हो गया है। इसको दोनों को हम लोग आवर्स में चेंज कर दें या दोनों को मिनट में चेंज कर देते हैं, हमें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं
किसी न किसी ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए क्योंकि मिनट और आवर्स दोनों को मिक्स कर दिया है, या तो केवल मिनट में होता है नहीं तो केवल आवर्स में होता है, मिक्स इसलिए किया है कि थोड़ा सा वो लेवल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रखा है। लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पलर का देखिए, उसमें केवल आवर्स में दिया है या केवल मिनट में दिया है, ठीक है। 9 आवर्स तो ठीक था, ये 36 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 30/60, आवर्स में चेंज करने के लिए 6 से कट गया 6 बार में, 6 से कट गया 10 बार में, यानी हो जाएगा 9 + 6/10 हो गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.6, यानी हो जाएगा 9.6, या इसको डेसिमल में न ले जाकर के इसको फ्रैक्शनल में ही कर लेते हैं हम लोग कि 2 से कट जाएगा 3, 2 से कट गया 5, यानी 9 + 3/5, इसके नीचे 1 हो गया, 5 और 1 कैल्शियम 5, तो 9 5 45 + 3 आ जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा 48/5 आवर्स टाइम आ गया हम। अब क्या बोल रहा है कि दो टैप, जो टैप है एक लार्जर डायमीटर है। अब लार्जर डायमीटर और स्मॉल डायमीटर कहने का मीनिंग क्या हुआ? सिंपल ये भाषा में समझिए कि कोई एक ये बकेट है और घर में हमें दो टाइप का नल का पानी चल रहा है। एक नल जो है बहुत चौड़ा बड़ा मुंह वाला है जो तेजी से पानी दे रहा है, और एक और नल जो है बहुत पतला पाइप का है, बड़ा धीरे धीरे वो पानी दे रहा है, ठीक है। कौन से नल से पानी तेजी से भरेगा या जल्दी भरेगा? जिसका ज्यादा चौड़ा मुंह होगा जल्दी पानी भर देगा, कॉमन सी बातें हैं। जो पतला होगा आराम से धीरे 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 भरता रहेगा, ठीक है। वाइडर जो फेस वाला है वो जल्दी भरेगा। तो वही बोल रहा है कि लार्जर जो डायमीटर है वो लेस टाइम लगाएगा, और जो स्मॉल डायमीटर है वो मोर टाइम लगाएगा, ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो किस में ज्यादा टाइम लगेगा? लार्जर, स्मॉल वाले में ज्यादा लगेगा, लार्जर वाले में कम लगेगा। तो लार्जर वाले को हमने मान लिया कि ये x आवर्स का टाइम लगा रहा है, तो वही लिख रहा था कि लार्जर डायमीटर टेक 8 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। तो लार्जर वाला यदि x घंटे का टाइम लगाया है तो स्मॉलर वाला ऑफ कोर्स उसे 8 आवर्स ज्यादा लगाएगा, तो ये हो जाएगा x + 8 आवर्स। ये बातें ठीक है, आ रही है समझ में कि ज्यादा चौड़ा वाला मुंह वाला पाइप था तो तेजी से पानी भरेगा, तेजी से भरेगा तो उसको कम टाइम लगेगा, लेकिन पतला मुंह वाला आराम से धीरे धीरे भरेगा। तो 8 आवर मोर या लेस जो लिख रहा है कि किसमें प्लस करना होगा ले जाकर के और किसमें माइनस करना होगा, ये बातें आई होप कि क्लियरली समझ में आया होगा। अच्छा, इसको वाइस वर्सा भी हम लोग समझ सकते हैं कि पतले वाले को यदि हम लोग मान लिए रहते x, तो लार्जर वाला क्या होता है, इसे 8 घंटे कम लगाता, तो इसको x - 8 लेना पड़ता। जो लेस वाले वर्ड पर यदि हम लोग ध्यान देकर के, लेस का मतलब तो कम होता है और माइनस क्यों नहीं हम लोग कर रहे हैं, वो अगर समस्याएं होगा तो आपको एज्यूमिंग करने पर डिपेंड करता है, उस तरीके से भी इसको सोच लेना है, ठीक है। ये ओवरऑल चीजें आ रही है समझ में, किस तरीके से हम लोग इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, या उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक बार समझना है कि क्यों हमने कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे और किस सिचुएशन में करेंगे। दोनों तरीके से प्लस वाले से भी सॉल्व करेंगे सेम आएगा, माइनस वाले से भी सॉल्व करेंगे सेम रिजल्ट आएगा। अब आते हैं हम लोग आगे पर कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही शुरुआत करेंगे कि लेट स्मॉल डायमीटर सॉरी एक लार्जर डायमीटर टेक x आवर टू कंप्लीट फिल द टैंक। शुरुआत यहीं से करेंगे कि लेट या टोटल टाइम पहले हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं, या इसको लिख देते हैं कि टोटल टाइम, ठीक है। और बाकी कैलकुलेशन हमने इधर कर लिया और यहाँ से हमने एज्यूम करने वाला पोर्शन को लिख देते हैं कि लेट लार्जर डायमीटर टेक्स टाइम x आवर्स। तो स्मॉल डायमीटर जो लग जाएगा वो हमने मान लिया, या उसको आ गया x + 8 आवर्स, ठीक है। अब सिंपल भाषा में ये समझिए कि ये आवर्स वाला और घंटे का टाइमिंग को इसको रिप्लेस कर दीजिए, नंबर ऑफ पर्सन से काउंट करिए कि इसने मान लेते हैं कि ये यहाँ पर टोटल 5 लोग मिलके काम किए, ये स्लो काम करने वाले थे, तो 8 और 5 ये कितने लोग काम करेंगे, ये 13 लोग मिल करके इस काम को करेंगे। मैंने सेम एक ही जैसा काम को एक ग्रुप जो है 5 लोग मिल करके कर दे रहे हैं इसको, और एक जो ग्रुप है 13 लोग मिल करके इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, और दोनों को जब एक साथ बैठा दिया गया तो मान लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं 10 दिन में हो गया या 8 दिन हो गया, जो मर्जी जितने दिन में हो जाए, क्योंकि इससे थोड़ा सा कम लगेगा और इससे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, क्योंकि कुछ लेजी भी रहे होंगे, कुछ अच्छे भी लोग रहे होंगे, सबको मिला दिया जाए तो, ठीक है। अब क्या हुआ इसका मीनिंग
कि ये 5 लोग अगर काम कर रहे हैं और पांचों को दिन भर में कर रहे हैं, या मानते हैं कि 5 घंटे में 5 लोग मिलकर के इसको कंप्लीट कर दिए, 1 घंटे में ये पांचों कितना किए होंगे। टोटल काम को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और बताएंगे कि हाँ इतना काम ये लोग 1 घंटे में कर दिया था। लेकिन जब ये 13 लोग इसी काम को कर रहे थे तो इसको हमें 13 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, और एक काम को करने में इसमें ये 13 लोग मिलकर के 1 घंटे में केवल इतना काम वो कर पाए होंगे, और ये लोग 1 घंटे में इतना ज्यादा काम कर दिए। लेकिन दोनों को जब मिला दिए, छोटे वाले बड़े वाले को, तो इन दोनों का मॉडरेट इन एवरेज कहीं ना कहीं ये काम हुआ होगा। यानी इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है यूनिटरी मेथड से, कि x घंटे में यदि ये पूरा काम हुआ है तो 1 घंटे में ये लोग मिल करके सबने कितना काम किया होगा। इसको अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन लिख दे सकते हैं कि 1/x प्लस ये x प्लस 18 वाले 1 घंटे में कितना काम किया होगा, तो 1/x प्लस 8, और दोनों मिल करके जो टोटल टाइम लग रहा था उसका एक पार्ट किया होगा, यानी टोटल का एक पार्ट 48/5। यानी तीनों को यूनिटरी मेथड से, यानी एक एक घंटे के काम को हमने कंपेयर कर लिया और फिर इसको पहुंचा दिया हमें फाइनल रिजल्ट पर। आ रही है बातें समझ में, किस तरीके से हम लोग एक एक यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं हर एक पोर्शन को कंबाइन करने के लिए। तो ये एक वाटर फिलिंग है और एक बोट वाला है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, और इस टाइप के क्वेश्चंस को दोनों को जरूर हमें कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन में भी हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वाटर फिलिंग वाला पिछली बार भी नहीं दिया था, बोट वाला भी आई थिंक किसी न किसी एक सेट में दिया हुआ था। ठीक है, एक ही सेट में था, हो सकता है कि फिर चला करके रिपीट कर जाए या कर सकता है, तो इसकी जरूर हमें कहीं ना कहीं प्लानिंग रखनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 1/x और 1/8 का हमने एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 8 इधर आ गया और ये प्लस x इधर आ जाएगा, इक्वल टू ये 48/5 है, 5 ऊपर चला गया तो 5/48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 5/48। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हम निकाल देंगे इसके फाइनल रिजल्ट को, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना, फिर इसको सॉल्व करना, बाकी चीजों को तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में सेट करके रखना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस। एक हम लोग उसके भी अभी पैरेलली हम उसकी बात कर लेते हैं कि मोटर बोट एंड स्टीम वाला। तो मोटर बोट एंड स्टीम की बातें जब भी हम लोग करेंगे तो उसमें सिंपल भाषा में इतना ही ध्यान रखना है कि एक बोट जो है, जो पानी के अंदर में हमने बोट को लाके लगा रखा है, इसके बारे में बस हमें यही जानना था कि वाटर फ्लो का जो स्पीड है, यानी स्पीड ऑफ करंट कहीं लिखा होता है, कहीं स्पीड ऑफ स्टीम लिखा होता है, स्पीड ऑफ करंट या स्टीम, इसको हमने मान लिया है कि y किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया स्पीड ऑफ बोट। इसको हमने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज तो हमें क्लियरली और कंफर्मली पता होगा कि बोट जो है, नाव जो है, उसका स्पीड हमेशा तेज होना चाहिए एज कंपेयर टू वाटर से। पानी के बहाव से स्पीड ऑफ बोट जो होना चाहिए तेज होना चाहिए, तभी वो अपने हिसाब से चल पाएगा। यदि पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो अपने हिसाब से बहा के लेके चला जाएगा। ठीक ठीक है, ये सिंपल सी बात है, हमें इतना ही ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं दिमाग में सेट करके इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का स्पीड, अप स्ट्रीम का स्पीड जो हो जाएगा, अप मतलब क्या, उल्टे डायरेक्शन में, तो बोट से स्ट्रीम को माइनस करेंगे, यानी x माइनस वाई। और जब डाउन स्ट्रीम में हम जाएंगे, इसका जो स्पीड की हम लोग बात करेंगे, डाउन मतलब कि पानी के साथ में, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, बस। और एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने याद रखना है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो एक इसको ध्यान में रखना। अच्छा, तीसरा एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा है, उसको भी एक बार हम क्लियरिटी कर देते हैं, और वो है स्टैटिस्टिक में कि मोर देन लेस देन वाला
टाइप के क्वेश्चंस को मेन टेबल में हम कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, बहुत दिनों से तो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है इस पर, लेकिन क्या भरोसा कि इस बार इतने दिनों का टाइम शेड्यूल दिया है, कहीं ज्यादा गैप दिया है, तो कुछ क्वेश्चन थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा यदि इंसर्ट करने की कोशिश कर दे, तो स्पेशली स्टैंडर्ड जो लिए हैं या बेसिक में यदि कुछ ज्यादा ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछने की क्वेश्चन शुरू कर दे और कुछ में प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर दे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हो सकता है कहीं ना कहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो एक मोर देन लेस देन टाइप के क्वेश्चंस को जरूर आपको कहीं ना कहीं रिवाइज करके रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने मोर देन और लेस देन को मेन टेबल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले तो हम कहीं से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चंस को खोजना ना पड़े और डायरेक्टली हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये हो जाएगा क्लास 10th में कहीं दिख रहा है आकाश पी शॉर्ट रिवीजन नोट्स में भी हो सकता है, इसमें होगा नहीं। ये विद सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस रहे होंगे। अच्छा, ये कुछ और ही है। ये मिल गया, मेनली हम इसी की बातें कर रहे थे कि जैसे ये मोर देन टाइप लिखा हुआ है, तो इसमें मोर देन केवल लिखा रहा है या मोर देन इक्वल टू रहा है, दोनों में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मोर देन लिखे तब भी या मोर देन इक्वल टू लिखे तो भी दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, दोनों से सेम ही मीनिंग हम लोग निकालेंगे। बट इसमें है क्या कि यदि ये वर्ड कहीं दिखाई दे कि मोर देन जीरो, इसका मीनिंग हम दिमाग में क्या सेट करेंगे कि जीरो से ज्यादा। तो जीरो से ज्यादा कैसे लिखेंगे, जीरो से आगे। सिंपल बात तो यही हुई कि मोर देन जीरो यानी जीरो के आगे हमें डैश लगाना है। मोर देन 10 कहने का मीनिंग 10 से आगे, फिर 20 से आगे, देन अगला 30 से आगे, देन अगला 40 से आगे, और नेक्स्ट 50 से आगे। मोर देन वाली कहानी हो गई। अब कितना मोर देन, जीरो से आगे कहां तक जाएंगे, ये तो 10 से यहीं शुरू हो गया, तो ये 10 तक जाएगा, ये 20, नीचे वाले वैल्यू को ला करके आगे लिख देना है। 50 से आगे कहाँ, 60 तक। ठीक है, अब टेबल को देख करके ये हमें विजुअलाइज कर लेना है कि यदि ये ऊपर से नीचे बढ़ते हुए जा रहा होगा तो ऊपर से नीचे हम माइनस करते हुए चले जाएंगे, और यदि नीचे से ऊपर ये बढ़ते हुए जा रहा होगा तो नीचे से ऊपर हम माइनस करते हुए चले जाएंगे। कंफ्यूज ही नहीं होना है ज्यादा, जैसा पैटर्न दिखाई दे सेम उसी टाइप का हमें क्वेश्चंस को देख लेना है। कैलेंडर वाला क्वेश्चंस कौन सा है, कैलेंडर वाला लीप ईयर वाला या कुछ और, उसको एक बार हमें सेंड कर देना है ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। ये क्लास क्लियर हो गया कि क्लास को हम लोग कैसे लिख रहे हैं। इसके फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी में सिंपल सी दिमाग में कंसेप्चुअल चीजें सेट करके रखना है, और वो बस इतना है कि हमें बैक साइड से शुरू करना है कि 42 से शुरुआत करेंगे कि ये हो जाएगा 42, अब 42 में कितना ऐड करेंगे, 49 48 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6, फिर 48 में कितना ऐड करेंगे, 51 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3, फिर ये क्या हो जाएगा 4, फिर ये हो गया फिर से 3, और ये हो जाएगा 63 तक जाने के लिए कितना, 2 और 3 5। ये हो गया क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसका मीन मीडियन मोड कुछ भी पूछ ले हमें सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मेन टेबल हमें कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक है, लीप ईयर प्रोबेबिलिटी उसको हम बता देते हैं फिर से। ये क्लियर हुआ कि मोर देन और लेस देन टाइप का जो कन्वर्जन है, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें एडजस्ट करना है या उसको सही तरीके से पुटअप करना है, देखना है, या कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग मोर देन या लेस देन टाइप को मेन टेबल में, ये जरूर कहीं ना कहीं आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि हाँ किस तरीके से वैल्यू चेंज होते हैं या किस तरीके से हमें चेंज करना है, दोनों तरीके से इसको दिमाग में रखना होगा।
ठीक है ये बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम लोग कि अच्छा ये मोर देन लेस देन टाइप में ये मेन टेबल से इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें कभी नहीं आएगा, ठीक है। हमें डायरेक्टली वैल्यू ही ये मोर देन लेस देन को इस टाइप के टेबल में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा, तो इसको जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में सेट करके रखना है। ये विश्वास तुम्हारा क्वेश्चन है कि N17 वेयर इज 17? अच्छा मीडियन का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। मीडियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम उठा करके फिर इसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं, इतनी कंफ्यूजन है तो। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये मोड का है, इधर कहीं मीडियन का रहा होगा। फाइंड ये मोड ही है, ये रहा मीडियन में, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। ये भी बड़ा कंजेस्टेड टाइप का क्वेश्चन है, ये मीन का हो गया, ठीक है। इसी में से कोई एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। एक अभी और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसमें मोर देन के अलावा एक लेस देन टाइप अगर दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, और फिर हम आ जाते हैं बाकी ये जो क्वेश्चन है उस पर भी। कहीं ना कहीं और क्वेश्चन रहा होगा इस PYQ में, देखते हैं इसमें होगा 14th। नहीं मिलेगा, जरूरत पड़ने पर कुछ नहीं मिलता है। इसको हम लिख देते हैं अपने मन से कि जैसे लिखा है कि लेस देन, हमने ऐसे लिख दिया कि 10, फिर यहाँ लेस देन लिख देते हैं 20, 30, 40, 50, ठीक है। और इधर हम लोग लिख देते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू है इसका भी कुछ हमने वैल्यू लिख दिया। लेट्स लिख देते हैं कि 2, 5, 9, 15 और 20, ठीक है। ये क्लास और फ्रीक्वेंसी का ये लेस देन टाइप का हो गया। इसको मेन टेबल में हम कैसे कन्वर्ट करें, ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है कि लेस देन टाइप का ये हम लोग इसको बोल दिए कि ये क्लास हो गया, और फ्रीक्वेंसी लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और ये फ्रीक्वेंसी दे दी है। अब इसका मेन टेबल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए सिंपल सा चीज हमें ध्यान रखना है कि लेस देन 10 कहने का मीनिंग क्या है कि 10 से छोटा, 10 से बैक पीछे छोटा वैल्यू लेना है, 20 से लेस यानी 20 से भी छोटा, फिर अगला 30 से, फिर अगला 40, फिर अगला 50, लेस देन हो गया। फिर अगला क्या, तो 10 से छोटा कहाँ तक, ये 20 से छोटा कहाँ, जब तक ये शुरू ना हो तो इस वैल्यू को यहाँ नीचे ला देंगे, इस 20 को इधर, 30 को इधर लीजिए, 40, 10 का गैप है तो 10 को भी पीछे ले 10 चले जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि क्लास तो रेडी हो गया। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग सिंपल समझे थे अभी जस्ट उसी की बातें, कि जब भी लेस देन या मोर देन की बातें करें तो उसको चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि नीचे से ऊपर बढ़ते हुए जा रहा है कि ऊपर से नीचे बढ़ते हुए आ रहा है। इसे ऊपर से नीचे बढ़ते हुए जा रहा है तो ऊपर से ही शुरुआत करेंगे और पहला वैल्यू को एज इट इज रख देंगे। जैसे मोर देन में हम लोग क्या किए थे कि नीचे से ऊपर ये बढ़ते हुए जा रहा था तो फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज उठा के रख दिए, और बाकी को क्या कर दिया हम लोग एक एक करके घटाते हुए आगे लिख दिए। लेस देन में वही करेंगे, 2 वैल्यू को एज इट इज उठा के रख दिए, फिर 5 - 2, फिर 9 - 5, फिर अगला 15 - 9, फिर 20 - 50। तो ये हो गया क्लास एंड फ्रीक्वेंसी का टेबल, ठीक है। ये इसको भी जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में सेट करके रखिएगा, और इसको सॉल्व करने का भी अपनी तरीका चीजें अपने दिमाग में रखना है। एक लास्टली एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में दो टाइप के क्वेश्चन लोग को कंफ्यूज हो रहा है। एक अच्छा एक मीडियन वाला जो क्वेश्चन अभी उसको भी बताएंगे हम, पहले इसकी एक बार हम बात कर लेते हैं। इस मीडियन वाले क्वेश्चंस में, सॉरी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
फाइंड प्रोबेबिलिटी 53 संडे इन लीप ईयर। ठीक है, संडे की जगह वीक का कोई भी सप्ताह का दिन लिख सकता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि संडे, अगर संडे की जगह मंडे पूछ देगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 7 डेज में से कोई भी एक डेज लिख सकता है। ठीक है, पैटर्न, मेथड, तरीका और आंसर भी सब सेम ही होगा। ठीक है, तो 53 संडे या 53 मंडे जो भी हमसे पूछ रहा हो, पहले तो लीप ईयर की बात करें या कोई भी ईयर की बात करें, 7 डेज पर वीक जो होता है रिपीट होता है। तो लीप ईयर में कितने डेज, 365 डेज। इसमें 7 से हमने डिवाइड कर दिया, 7 5 35 हो गया, एक बच गया, इधर 5, 7 2 14, एक बच गया। ठीक है, सॉरी ये लीप ईयर में 366 डेज हमें लिखना था ना, ये 2 बचता है। ठीक है, तो लास्ट में हमें रिमाइंडर बचा 2 लीप ईयर। नॉन लीप ईयर यदि दिया रहता तो हम लोग क्या करते, नॉन लीप ईयर तो 365 डेज लेते। ठीक है, तो ये जो 2 रिमाइंडर बचा यानी लास्ट का 30 दिसंबर एंड 31 दिसंबर, ये 2 दिसंबर या 2 दिन की, ये हम लोग एज ए रफली ऐसा बात कर रहे हैं कि लास्ट का जो 2 दिन बचा होगा वो कौन सा दिन रहा होगा। तो ये हो सकता है कि संडे मंडे, या फिर मंडे ट्यूसडे, फिर या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, इस तरीके का वो वीक बना होगा। तो लास्ट में हमें बचा 2 दिन। अब इन दोनों दिन में या तो हमें हो सकता है कि 30 दिसंबर को संडे हो जाए, या फिर 31 दिसंबर को संडे हो जाए, जो सैटरडे और संडे वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा, सैटरडे और संडे। ये 2 दिन संडे का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आउट ऑफ कितना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि 7 डेज पर वो रिपीट हो रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा 2/7 आएगा। इधर संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी सप्ताह का वीक पूछे, लीप ईयर में होगा तो 2 रिमाइंडर बचा है, इसलिए इसका आंसर 2/7। लेकिन यही यदि नन लीप ईयर रहा होता, ठीक है, नन लीप ईयर रहा होता तो क्या होता कि 365 डेज रहता, और इसमें जब हम लोग 7 से डिवाइड करते तो इसका लास्टली रिमाइंडर हमें बचता 1, इसका प्रोबेबिलिटी जो हो जाता ये आता 1/7। ठीक है, सिंपल भाषा में कुछ नया भी समझ में आया, इतना तो ये समझने के लिए हमने इतनी सारी बातें और कहानियां सुना दी है। कुछ नहीं समझ में आया, सिंपल भाषा में इतना ही ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर में 366 डेज होता है, तो 366 में डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उतना बाई 7। लीप ईयर में 365 डेज होता है, उसमें 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1, इसलिए 1/7। सिंपल। कुछ ना समझ में आए तो कुछ ना कुछ टेक्निक याद कर लीजिए। ठीक है, हमें फाइनली तो वहाँ आंसर ही तो लिख के आना है। अब वहाँ मेथड हम क्या सोच करके ये चीजें लिखे थे उसको ये थोड़ी पता चलेगा, वो तो हमें अपने समझने के लिए लिखना है। तो कुछ अपना लूप होल भी खोजना है कि हम यदि चीजें न समझ में आ रहा हो, ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, तो उसको शॉर्टकट वे में हम कैसे चले जाएं और किस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 साल पहले रिपीट किए हुए थे। पिछली बार ऐसे क्वेश्चंस लीप ईयर प्रोबेबिलिटी वाला ऐसा नहीं पूछा हुआ था। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ये उसमें पूछा हुआ था, किसमें, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना होगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस तो हर एक सब्जेक्ट में 2-2 केस स्टडी क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, और फिर इसके बाद केस स्टडी में हम क्या बोल रहे हैं, एसर्शन रीजन में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो केस स्टडी और एसर्शन रीजन दोनों को थोड़ा सा एक बार समझ लेना होगा उसको सही तरीके से। ये कौन सा क्वेश्चन से, एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और है।
इसमें देखो क्या है, लिख रहा है कि पेरीमीटर दिया है, एक सर्टेन सेक्टर है सर्कल का जिसका रेडियस दिया हुआ है, और पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दिया है कि कितना है, ये 20 मीटर में दिया है। यानी लेट्स हमने एक सेक्टर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी रहे कि किस टाइप का इसका डायग्राम बना होगा और किसकी बातें ये कर रहा है। इसको थोड़ा और हम आगे बढ़ा लेते हैं। लेट्स कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा एक पोर्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर जो है 20 मीटर। इस सेंटर का नाम हमने ओ बोल दिया, यहाँ ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो पेरीमीटर कितना होगा इसका, ओ ए प्लस ओ बी प्लस क्या, आर्क ए बी। ये हो गया इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया है कितना, 20, यानी 20 इक्वल टू ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों तो रेडियस ही है, 5.6 5.6, इधर भी 5.6 है, इधर भी 5.6 है। ये हो जाएगा 5.6 प्लस 5.6 प्लस लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इसको रख देते हैं, थीटा हमें नहीं पता है, डिवाइडेड 360 इंटू 2 पाई, और रेडियस की जगह हमें यहाँ पुट कर सकते थे 5.6। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट्स नहीं रहा होगा, ठीक ठाक चीजें समझ में आ रही होगी किस तरीके से अभी तक हमने कैलकुलेट किया है। और 5.6 5.6 5.6 तीनों में 5.6 या तो हम इसको कॉमन निकाल लें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी 20 इक्वल टू 5.6 को 5.6 में जोड़ देंगे, 10 11.2 आ गया, प्लस इसको 2 पाई आर और थीटा लिख सकते हैं, या 2 से 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं पाई थीटा बाई 360 इंटू 5.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 10 11 11.2 आ गया। ठीक है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। ये प्लस 11.2 को इधर भेज देते हैं, यानी 20 माइनस 11.2 इक्वल टू पाई थीटा बाई 360 इंटू 11.2। ये क्यों हम ऐसा ही वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकालने के लिए, और इसका फॉर्मूला फिर से वही लिखते कि 3 थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और केवल आर स्क्वायर का वैल्यू हमें निकाल करके, और थीटा बाई 360 पाई जो है उसको तो एज इट इज रखना है, इसलिए हमने इसको एज इट इज रहने दिया है, थीटा बाई 360 पाई को एज इट इज रहने दिया है, क्योंकि इसका वैल्यू डायरेक्टली इतने की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, और बाकी जो वैल्यू आएगा उसमें आर स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही है चीजें समझ में, ये कितना हो जाएगा, 20 में से 11.2 को माइनस करेंगे, यह जाएगा 8.8, ठीक है, और डिवाइडेड में 11.2 हो गया, इक्वल टू पाई थीटा बाई 360। ठीक, इसको चाहे तो हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, यह जाएगा 88 बाई 112। ठीक है यहाँ तक। अब ये और आगे फर्दर कट सकता है, 2 से कट जाएगा ये 44 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 2 5 10 2 6 12, ये 4 से कट जाएगा 11 बार में, 4 से कट जाएगा कितने 1, और 14 बार में 11/14 आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं यहाँ पर आगे, थीटा बाई 360 पाई एंड आर स्क्वायर, यानी थीटा बाई 360 पाई की जगह हमने रख दिया 11/14 इंटू आर स्क्वायर की जगह 5.6 इंटू 5.6। अब जो इसका कैलकुलेशन आएगा वही सेम हमें मिल जाएगा वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे जरूरी बातें थी जिसको हमें ध्यान में रखना था, वो ये था कि थीटा बाई 360 और पाई का वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करना था लेंथ ऑफ आर्क से, क्योंकि इसका हमें दिया हुआ था पेरीमीटर, और पेरीमीटर किसी भी एक सेक्टर की बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस, इसी को तो हम लोग बोलेंगे कि पेरीमीटर, यानी सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर इसी को बोलते हैं। केवल यदि आर्क का वैल्यू दिया होता है तो केवल उसमें लिखा होता है पेरीमीटर वर्ड लिख कर हटा करके लिखा होता है कि आर्क इज 20 सेंटीमीटर, लेकिन यदि हमें पेरीमीटर लिखा है तो इस रेडियस प्लस आर्क तीनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा।
ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा कि कब क्वेश्चन में किस तरीके की वैल्यूज से हमें इंट्रोड्यूस करा रहा है और उसका क्या हमें मीनिंग समझना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक और भी हम लोग पढ़े थे, सेम इसी टाइप के एरिया पेरीमीटर वाला ही था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो था लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था। उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं कि उसमें था क्या, कि इस तरीके से कुछ सर्कल दिया हुआ था, इधर एक टेंजेंट दिया हुआ था और सेंटर से ऐसे कुछ ज्वाइनिंग था और यहाँ दिया हुआ था थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते समय क्या किए थे कि टोटल वैल्यू को कुछ नहीं किए थे, कि इसमें थीटा दिया था और इसका रेडियस दिया था, तो ये लेंथ भी हम लोग निकाल लिए थे, फिर ये लेंथ निकाले थे, लेकिन आर्क का लेंथ ये निकालने के लिए फिर हम लोग वही यूज किए थे कि थीटा बाई 360 और 2 पाई आर, यानी कि ये पेरीमीटर यदि हम लोग यहाँ से निकालते तो ये एक लेंथ निकालते, फिर ये कर्व लाइन एक फाइंड आउट करते और फिर ये लेंथ निकाल लेते। अब तीनों का लेंथ को जब हम ऐड करेंगे तो ही इसका पेरीमीटर मिलेगा, और इन्हीं तीनों को हमें कंबाइन करना था कि किस तरीके से इन तीनों को कंबाइन करके और फाइनल रिजल्ट तक हम इसको पहुंचा सकते हैं। अच्छा, एक लास्टली क्वेश्चन है मीडियन का, इसको भी एक देख लेते हैं हम लोग कि मीडियन का क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, बाकी एक ये तुम्हारा क्वेश्चन है, एक इसको हम देख लेते हैं, कहीं ना कहीं से इधर मीडियन का क्वेश्चन हम सिंपल से उठा लेते हैं। बस 1 से 2 मिनट वेट कर लेना है ताकि इसको हम बता दें। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द मीडियन, पता नहीं 2-3 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा, एक सिंपल से उठाते हैं ताकि इसको हम लोग इजी में समझ लें, बाकी वैल्यूज कौन सा कहाँ खोजना होता है उसकी जानकारी हम लोग ले लेंगे। जैसे इसकी बात करें तो ये क्लास कुछ तो दिया है और इधर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ नोट कर दिया कि ये रहा क्लास और इधर ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। नहीं, क्लास का वैल्यू हो जाएगा 50 to 60, जैसे ये हो गया 60 to 70, 70 to 80, ये हो जाएगा 80 to 90। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 9, 6, 8 एंड 2। अब जैसे इसका पूछ रहा है कि मीडियन का वैल्यू क्या होगा, तो मीडियन निकालते समय हम लोग सिंपल भाषा में पढ़े थे कि मीडियन ही एक ऐसा मेन मीडियन मोड में से तीनों में से जिसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खोजने की जरूरत पड़ती है। और एमसीक्यू क्वेश्चन में बेसिक में कभी कभी ये डायरेक्टली वर्ड भी पूछ लेता है कि फाइंड कम्युलेटिव, वाला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, कि इन तीनों में से किस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मेन में, मीडियन में, मॉड में, या ऑल ऑफ दीज में। याद रहना चाहिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक ही जगह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो होता है मीडियन। ये कहीं ना कहीं दिमाग में होना चाहिए। निकालने का इसका तरीका क्या है कि फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज ला के लिख देंगे, फिर 9 में 6 जोड़ देंगे तो ये 15, 15 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23, 23 में 2 जोड़ देंगे ये हो गया 25। ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और टोटल फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 25 ही। ठीक है, अब इसका कुछ बेसिक सा कैलकुलेशन है, वो क्या है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं n। n/2 सबसे पहला मीडियन में हम लोग निकालते हैं जो कि 25/2 हो जाएगा और ये हो गया 12.5। अब जैसे ही 12.5 हमें वैल्यू मिला, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जरूरत होता है कि 12.5 से जो सबसे बड़ा वैल्यू है, 12.5 से जो जस्ट बड़ा वैल्यू मिला, वो कौन सा वैल्यू मिल रहा है हमें, 15। और इसको हम लोग जो सर्कल बनाते हैं इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, मीडियन क्लास। इसका नेम से भी हमें अवेयर रहना है, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास निकालने आएगा या मीडियन क्लास पता होगा तभी ना हम लोग बोलेंगे कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 60 है और हाईएस्ट 70 है, इस तरीके का। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी एल का वैल्यू यहाँ कितना मिल गया हमें, 60। जो इसके फ्रीक्वेंसी के टेबल में जो फ्रीक्वेंसी पड़ेगा उसको हम लोग एफ बोलते हैं। इसके जस्ट एबव वाला जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में लेंगे, ये हो गया 9। और बीच में यहाँ कितने का इंटरवल चल रहा है सब में, 10-10 का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना होता है, इधर मीडियन हो या मॉड हो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मॉड का यहाँ यूज कर लेंगे कि मॉड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि एल प्लस, फॉर्मूला लिखते समय जरूर ध्यान रखिएगा कि एल के बाद प्लस का साइन लगाइए और यहाँ बेटर रहेगा कि ब्रैकेट का साइन लगाइए, कैलकुलेशन एरर होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाएगी। एल के बाद प्लस, क्योंकि समस्याएं क्या होता है कि एल के बाद लोग प्लस नहीं लिखते, डिवाइडेड का साइन यहाँ तक बना देते हैं। समस्याएं उससे क्या होना शुरू हो जाता है कि हम एल को सब में ऊपर में जोड़ जाड़ करके फिर एफ से डिवाइड कर देते हैं। तो इस सब समस्याओं से बचने के लिए इसलिए हम बार बार इस नोटिस किए होंगे कि ये जरूर चीजें हम लोग लिखते हैं। और ऊपर में क्या है, n/2 माइनस CF और डिवाइडेड बाई F इंटू 8।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एल की जगह हमें वैल्यू पुट कर लेना है 60 प्लस n/2, n/2 का वैल्यू कितना है 12.5 माइनस सी एफ का वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है हम लोग 9/f के वैल्यू हमें पुट कर देना है यहाँ 6 और ब्रैकेट के साथ यहाँ h का वैल्यू हो जाएगा 10। अब टोटल वैल्यू को हमें कर देना है फाइनली क्या कैलकुलेट। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा अभी, ये 60 प्लस 12.5 में से 9 घटा देंगे तो 9 3 12 यानी 3.5/6 इंटू 10, यानी 60 तो ठीक था, 3.5 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35/6 हो गया, यानी कि 60 प्लस 6 को डिवाइड कर देंगे 6 5 30, फिर ये आ जाएगा 5 50 हो जाएगा, 6 कितना 6 8 48 यानी 5.8, यानी ओवरऑल ऐड कर देंगे तो 65.8 आ गया। और मीडियन का वैल्यू या मीन का वैल्यू या मॉड का वैल्यू जब भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो अपने फाइनल आंसर को मैनेज करने के लिए और उसको सही से चेक करने के लिए हम लोग एक रूल सीखे थे कि जो हमने मीडियन क्लास यहाँ सर्कल किया हुआ है 60 to 70 वाला, यदि इसी के बीच का आंसर अपना ये आ रहा है तो समझिए कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में और सही तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरूर कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साहिल, ये हो गया, तो इसको कहीं ना कहीं जरूर हमें ध्यान में रखना होगा कि जो मीडियन क्लास है, ये मीडियन जो क्लास है इसका वैल्यू और जो आंसर है ये दोनों इन बिटवीन ही होना चाहिए, 60 to 70 के बीच में है और इधर भी 65.8 यानी इसके बीच का आंसर है, यानी बिल्कुल सही सलामत और ठीक ठाक आंसर है, इसमें कोई अब हमें कंफ्यूजन नहीं है। ये रहे कुछ आज के क्वेश्चंस। कल हम लोग